आज के इस डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं ना, वो सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, या कह ले सशर्त अनुबंध। बिल्कुल। सुनने में ऐसा लगता है जैसे सिर्फ वकीलों के काम की चीज़ है, लेकिन सच्चाई यह है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी और मॉडर्न बिजनेस पूरी तरह से इन्हीं पर टिके हैं। सही कहा। और आज की हमारी जो चर्चा है वो द लीगल स्कूल, आई प्लीडर्स और पाहुजा लॉ एकेडमी के डिटेल्ड नोट्स पर आधारित है। हाँ, और साथ ही हमने लॉजिकल सर्च के इन डेप्थ आर्टिकल्स को भी शामिल किया है। तो हमारा जो मिशन है आज वो बहुत क्लियर है। हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर हमारा कानून फ्यूचर की अनिश्चितताओं को, मतलब जो चीजें सर्टेन नहीं है, उन्हें लीगली कैसे सिक्योर करता है। एग्जैक्टली और ये जानना सबके लिए जरूरी है। मतलब जो लोग लॉ एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी। जब कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस खरीदता है या फिर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट की रिफंड पॉलिसी पर रिलाई करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ये हिस्सा आज के डिजिटल एनवायरनमेंट में कैसे ऑपरेट करता है, ये समझना वाकई बहुत फैसिनेटिंग है। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस कॉन्सेप्ट की एनाटॉमी को समझें तो ये एसेंशियली एक वादा है जो किसी फ्यूचर इवेंट पर टिका है, जो कि अनसर्टेन है। हाँ, सेक्शन 31 यही कहता है। पर यहाँ अनसर्टेनिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कुछ भी हो सकता। कानून एक बहुत स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डिमांड करता है। मतलब इसमें कुछ एसेंशियल्स होते हैं। राइट। सबसे पहला तो ये कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और जो कंटिंजेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट का मेन कंसिडरेशन नहीं हो सकती। उसको एक कोलैटरल इवेंट होना चाहिए। कोलैटरल इवेंट, इसे थोड़ा सिंपल रियल वर्ल्ड एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने कॉन्सर्ट की टिकट खरीदी। यहाँ मेन ट्रांजैक्शन क्या है? पैसे देना और उसके बदले कॉन्सर्ट देखना। राइट। लेकिन अगर कंडीशन ये हो कि पैसे तभी दिए जाएंगे जब वो स्पेसिफिक इंटरनेशनल बैंड परफॉर्म करने आएगा, तो बैंड का आना एक कोलैटरल कंडीशन हो गई। अगर बैंड नहीं आता तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं होगा। और एक और जरूरी बात, ये इवेंट प्रॉमिसर के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब अगर कोई कहे कि मैं पैसे तब दूंगा जब मेरा मन करेगा, तो वो कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। वो तो बस एक आर्बिट्ररी स्टेटमेंट है। उसका कोई लीगल बेसिस नहीं है। सही कहा। और इसीलिए सोर्सेस के हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसीज इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल बनती हैं। जैसे ए वादा करता है कि अगर बी का घर जल गया तो वो बी को 10,000 रुपए देगा। एग्जैक्टली। लाइफ इंश्योरेंस या फायर इंश्योरेंस में हम एक रिस्क को कवर कर रहे होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त पता नहीं होता कि आग लगेगी या नहीं। ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। पर अब सवाल ये उठता है कि इन इवेंट्स के होने या ना होने को लॉ ट्रैक कैसे करता है? अगर हम एक्ट की स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें कंडीशंस को बहुत मेटिकुलसली डिवाइड किया गया है सेक्शन 32 और 33 में। जी। पहला सिनारियो वो है जहां कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के होने पे डिपेंड करता है। मतलब जब तक वो इवेंट सच में ना हो जाए तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। कानून का स्टैंड बहुत क्लियर है। जब तक वो इवेंट लिटरली ना घट जाए, कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करवा सकती। और अगर उस इवेंट का होना इम्पॉसिबल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर वॉइड हो जाता है, यानी शून्य। तो अगर इसको एक क्लासिक एग्जांपल से देखें, अगर एक व्यक्ति अग्री करता है कि वो दूसरे व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदेगा, लेकिन शर्त यह है कि पहला व्यक्ति एक तीसरे व्यक्ति से ज्यादा लंबा जीना होगा, तो यहाँ कंडीशन सर्वाइवल पर बेस्ड है। राइट। अब अगर पहले व्यक्ति की अचानक डेथ हो जाए तो इवेंट का होना परमानेंटली इम्पॉसिबल हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा। एकदम सही। लेकिन क्या होगा अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के ना होने पर बेस्ड हो? ये थोड़ा ट्रिकी लगता है। और ये ऑपोजिट सिनारियो है। जब कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के ना होने पर आधारित होता है तो वो तभी एनफोर्सेबल होता है जब उस इवेंट का होना पूरी तरह इम्पॉसिबल हो जाए। जब तक थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी बची है। हाँ, जब तक 1% भी चांस है, तब तक कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं किया जा सकता। इस पॉइंट को समझने के लिए हमारे सोर्सेज में एक टाइटैनिक जहाज वाला एग्जाम्पल है जो बहुत ही याद रखने लायक है। मान लीजिए एक एग्रीमेंट होता है कि कुछ पैसे तब दिए जाएंगे जब एक खास जहाज वापस नहीं लौटेगा। अब जब तक वो जहाज समंदर में तैर रहा है उसके लौटने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। और अगर वो सेफली पोर्ट पर वापस आ गया तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म, क्योंकि शर्त पूरी नहीं हुई। लेकिन अगर वो जहाज समंदर की गहराई में डूब जाए तब तो प्रैक्टिकली उस जहाज का वापस लौटना पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो गया। एग्जैक्टली। और क्योंकि एग्रीमेंट इस कंडीशन पर था कि जहाज नहीं लौटेगा, तो डूबने के बाद ही ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बन जाता है। 1872 में जब ये कानून बना था ना, तब शिप्स का डूबना एक बहुत कॉमन रिस्क था। तो लॉ मेकर्स ने इन इम्पॉसिबिलिटीज के पैरामीटर्स को बहुत शार्प रखा।
पर देखिए, एक जहाज का डूबना या घर का जलना तो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ, उन्हें वेरीफाई करना आसान है। पर चलिए इसमें एक ह्यूमन एलिमेंट डालते हैं। सेक्शन 34 की बात करते हैं। इंसानों का बिहेवियर तो बदलता रहता है, फिर कानून इसे कैसे संभालता है? ये लॉ का एक बहुत ही प्रैग्मेटिक हिस्सा है। लॉ समझता है कि ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए वो एक स्ट्रिक्ट अजम्पशन लेता है। वो कैसे? लॉ कहता है कि इवेंट तब इम्पॉसिबल मान लिया जाएगा जब वो इंसान कुछ ऐसा कर दे जिससे ओरिजिनल शर्त का पूरा होना उस पॉइंट ऑफ टाइम पर नामुमकिन हो जाए। इसको उसी हाइपोथेटिकल मैरिज वाले एग्जाम्पल से समझते हैं जो नोट्स में था। अगर ए वादा करे कि वो बी को पैसे देगा यदि बी सी से शादी करे, पर सी किसी और से, मान लीजिए डी से शादी कर ले। हाँ, अब लॉजिकली आम जिंदगी में आगे चलकर सी और डी का डिवोर्स हो सकता है या डेथ हो सकती है, जिसके बाद शायद सी दोबारा शादी के लिए अवेलेबल हो जाए। पर लॉ इतने लंबे व्हाट इफ्स के गेम में नहीं पड़ता। राइट, लॉ इंतजार नहीं करता। बिल्कुल नहीं। जैसे ही सी ने डी से शादी की, कोर्ट्स ये मान लेंगी कि अब बी और सी की शादी होना इम्पॉसिबल हो गया है। वो उस एक्ट को एक कंक्लूसिव इवेंट मानते हैं। ये प्रैग्मेटिज्म बहुत जरूरी है ताकि कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में एक सर्टेनिटी बनी रहे। कोई भी सारी जिंदगी किसी के डिवोर्स का वेट करते हुए अपने फंड्स होल्ड पर नहीं रख सकता। एग्जैक्टली। और सर्टेनिटी से याद आया, सेक्शन 35 में टाइम लिमिट का रोल बहुत डिफाइनिंग होता है। हाँ, क्योंकि अगर कोई टाइम लिमिट ना हो तो कोई भी इवेंट कभी ना कभी तो हो ही सकता है। राइट। अगर टाइम लिमिट सेट कर दी गई है तो आउटकम स्ट्रिक्टली उस क्लॉक पर डिपेंड करेगा। अगर शर्त है कि जहाज 1 साल के अंदर वापस आना चाहिए और अगर 365 दिन गुजर गए और जहाज नहीं दिखा, तो कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली वॉइड हो जाएगा। और अगर 6 महीने बाद ही खबर आती है कि जहाज डूब गया तो भी साल भर वेट करने की जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वहीं वॉइड हो जाएगा। और इसका दूसरा एंगल तब आता है जब इवेंट को फिक्स टाइम में नहीं होना है। मतलब पैसे तब मिलेंगे जब जहाज 1 साल तक वापस ना आए। हाँ, तो या तो शांति से पूरा 1 साल बीत जाए और जहाज ना आए, या फिर उस 1 साल के दौरान किसी भी वक्त जहाज डूब जाए। दोनों सूरतों में कंडीशन मीट हो गई। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी अजीब चीज डिस्कस करते हैं, सेक्शन 36 के बारे में। इम्पॉसिबल इवेंट्स वाला सेक्शन। हाँ, जो प्रैक्टिकली नहीं बल्कि फंडामेंटली इम्पॉसिबल हैं, जैसे 2 सीधी रेखाओं द्वारा एक स्पेस को एनक्लोज करना, 2 स्ट्रेट लाइंस एनक्लोज स्पेस। ये तो ज्योमेट्रिकली ही इम्पॉसिबल है। ये प्रोविजन लॉ की प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए है। अगर शर्त बाय नेचर ही इम्पॉसिबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही शून्य है, जिसे लीगली वॉइड एब इनिशियो कहा जाता है। और इसमें सबसे मजे की बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त दोनों पार्टीज को उस इम्पॉसिबिलिटी के बारे में पता हो या ना पता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं। अगर एक शर्त रखी जाए कि ट्रांजैक्शन तब पूरी होगी जब एक इंसान किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करे जिसकी पहले ही डेथ हो चुकी है, और ये बात कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त किसी को ना पता हो, तो भी ये वॉइड एब इनिशियो ही होगा, क्योंकि एक डिसीज्ड पर्सन से शादी करना फिजिकली इम्पॉसिबल है। लॉ किसी इग्नोरेंस को बहाना नहीं बनने देता। तो अब इस सबका सबसे बड़ा सवाल सामने आता है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम रिस्क, प्रोबेबिलिटी और अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स की बात कर रहे हैं तो लोग सोचेंगे कि सट्टेबाजी में भी तो यही होता है। एग्जैक्टली। आईपीएल मैच पर सट्टा लगाना हो या हॉर्स रेसिंग हो, वहां भी एक फ्यूचर इवेंट है, अनसर्टेनिटी है। फिर ऐसा क्यों है कि एक लाइफ इंश्योरेंस कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जबकि सट्टेबाजी यानी वेजरिंग सेक्शन 30 के तहत पूरी तरह वॉइड है? इसके बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। और ये लाइन ड्रॉ होती है रियल इंटरेस्ट पर, जिसे हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी कहते हैं। मतलब पार्टीज का एक्चुअल में कोई लेना देना है या नहीं? हाँ, सट्टेबाजी में किसी भी पार्टी का उस इवेंट में हार जीत के पैसों के अलावा कोई एक्चुअल इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे क्रिकेट मैच में दर्शक का उस मैच के रिजल्ट से कोई पर्सनल फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होता, सिवाय उस बेट के जो उसने लगाई है। तो वेजरिंग सिर्फ पैसे की हेरफेर है, एक आर्टिफिशियल रिस्क क्रिएट करके, जबकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रिस्क पहले से नेचुरली एग्जिस्ट करता है। एकदम सही। अगर किसी ने फायर इंश्योरेंस लिया है तो वो आग लगने का इंतजार नहीं कर रहा प्रॉफिट कमाने के लिए। आग उसके लिए एक जेन्युइन पर्सनल ट्रेजेडी होगी, वो बस उस रिस्क को मिटिगेट कर रहा है। और यही डिफरेंस कोच डीपली एनालाइज करती हैं। हमारे पास एन नसापतगिरी वर्सेस ए मुनुसामी का एक बहुत अहम केस लॉ है 2012 का। हाँ, मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट। ये केस इस बात पर फोकस था कि क्या एक कमर्शियल अनसर्टेनिटी सट्टेबाजी बन जाती है।
इसमें एग्रीमेंट इस कंडीशन पर बेस्ड था कि बैंक से एक स्पेसिफिक लोन सैंक्शन होगा या नहीं। अब लोन का मिलना तो अनसर्टन था। तो एक पार्टी ने बहुत क्लेवरली आर्ग्यू किया कि क्योंकि ये अनसर्टन फ्यूचर इवेंट है, ये तो सट्टेबाजी हुई। सुनने में तो वैलिड लग सकता है। लेकिन कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने देखा कि बैंक से लोन लेने की कंडीशन कोई हवा में लगाया गया दाव नहीं है। दोनों पार्टीज का उस लोन के सैंक्शन होने में एक लेजिटिमेट बिजनेस इंटरेस्ट था। रियल इंटरेस्ट क्लियरली विजिबल था वहां। बिल्कुल। इसलिए कोर्ट ने इसे एक परफेक्टली वैलिड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना। ये प्रैक्टिकली एक आई ओपनर है, और अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें तो 1872 का ये कानून आज के इस डिजिटल दुनिया में कैसे काम कर रहा है, ये देखना कमाल का है। आज का बिजनेस इकोसिस्टम तो इसके बिना कोलैप्स कर जाएगा। स्टार्टअप्स की फंडिंग का ही एग्जाम्पल ले लें, जो डिलिजेंस रिपोर्ट पास होने पर आधारित होती है, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो किसी माइलस्टोन के पूरा होने पर पेमेंट रिलीज करते हैं। और ई कॉमर्स पर रिफंड पॉलिसी भी तो यही है। सामान डैमेज निकला तो रिफंड होगा। ये जानकारी रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स व्यापार और रोजमर्रा के जीवन में अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षा का एक जाल बुनते हैं। हमने देखा कि कोलैटरल कंडीशन क्या है, इवेंट्स के होने या ना होने के रूल्स क्या हैं, और ये सट्टेबाजी से कैसे अलग हैं। हाँ, वो रियल इंटरेस्ट वाला फैक्टर सबसे क्रूशल है। बिल्कुल। पर अंत में एक विचार जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा। आज हमने देखा कि कैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ई कॉमर्स सशर्त अनुबंधों का उपयोग कर रहे हैं। ये तो फ्यूचर है। बिल्कुल, लेकिन जरा सोचिए, क्या फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन तकनीक इतनी एडवांस हो जाएगी कि किसी अनिश्चित घटना के होने या ना होने का फैसला इंसानी अदालतों के बजाय पूरी तरह से मशीनें और एल्गोरिथम ही करने लगेंगी? ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा। बिल्कुल। क्या तब इस कॉन्ट्रैक्ट कानून को पूरी तरह से रिकोड करना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर सोचना चाहिए। और इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आगे भी ऐसे ही विषयों पर बात करते रहेंगे। धन्यवाद।